हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे बच्चे, एकदम मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चे आपके एसी चैप्टर के PYQ रिलेटेड टू योर जेई मेंस। तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखेंगे कि हम कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन वन स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स रोल ऑन आवर सेशन। दैट इज यहाँ पे बच्चे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट मेंशन है, इन्होंने ये दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है हमारे पास, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसका इन्होंने वॉट दे रखा है एंड यहाँ पे वोल्ट दे रखा है। इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ एन आरएमएस वैल्यू, VRMS दे रखा है। द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द बल्ब। तो हम लोगों से पूछा है इन लोगों ने पीक वैल्यू बोले तो आई नॉट। अब आई नॉट कहाँ से निकालेंगे? आई नॉट हम लोग निकालते हैं, आपको पता होगा कि दैट इज IRMS √2 आपका फॉर्मूला होता है आई नॉट का। दैट इज ये वाला आई नॉट है आपका मैक्सिमम करंट। आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जस्ट इसका यूज करेंगे। अब देखो, पावर इज इक्वल्स टू VRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS होता है। हम लोग IRMS निकालेंगे। IRMS इज इक्वल्स टू P बाई VRMS। पावर इज इक्वल्स टू 100 वॉट, दैट इज डिवाइडेड बाई 220। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2। यहाँ पे आपके इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/11, ठीक है। पावर की वैल्यू 100 थी, आपके VRMS की वैल्यू 220 थी। तो मैंने इसे जस्ट पहले 5 से काटा, काटने के बाद ये आपका 2 5 जा और 2 1 जा 1 जा, ये आपका मतलब आंसर आ जाएगा। फिर ये आपके IRMS की वैल्यू आई है, आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो 5√11 दैट इज √2। तो 5√2 इसका आंसर आ रहा होगा 5√2/11। इसको 1.41 डिवाइडेड बाई 11, इससे इन दोनों को कैंसिल करेंगे। 0.4 44, 50 में से 44 जाएंगे 60, 0.45 मल्टीप्लाई 141, 45 मल्टीप्लाई 141, 5 4 जा 20 टू कैरी 5 6 6 7 4 16 एंड 5 5 4 7 7 14 8 13 6। तो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका फर्स्ट वाला आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एन अल्टरनेटिंग करंट आई, हमें अगेन करंट की पूरे इक्वेशन दे रखी है। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। हमें IRMS निकालना है। IRMS का फॉर्मूला एक कॉमन होता है, दैट इज आई नॉट बाई √2। आई नॉट यहाँ पे देखो, ये जो आगे की लिमिट दे रखी रहती है 100√2 साइन समथिंग समथिंग, ये चीज आपकी बन जाती है आई नॉट। तो यहाँ पे 100√2 डिवाइडेड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 100 फॉर योर IRMS वैल्यू। नेक्स्ट इज इन्होंने फ्रीक्वेंसी की पूछी है। तो बच्चे फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता है कि अगर मैं 100 पाई टी ले रही हूँ तो ये चीज आपकी इक्विवेलेंट होगी ओमेगा टी के। टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100/2, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आंसर एंड इसका आंसर 100। 100 और 50 हर्ट्ज, थर्ड आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, RMS वैल्यू ये लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें तो पहला वाला आपका यहाँ पे DC करंट दे रखा है, और बाद वाला क्योंकि आपका साइन और कॉस के टर्म्स में जो भी आंसर्स होते हैं वो आपका यहाँ पे AC करंट है। तो DC प्लस में AC इन्होंने ऐड करा है, और हम लोगों से बोलते हैं कि आपको IRMS करंट निकालना है, यानी RMS करंट निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वाला करंट। तो इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे जज करोगे तो IRMS। अब देखो, जो DC करंट है उसको तो हम डायरेक्टली ही यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, उसमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है, ना √2 ऐड करना है ना √2 माइनस करना है। इसके बाद आपका जो ये पीछे वाला है AC करंट में हम लोग जानते हैं दैट इज आई नॉट बाई √2 के इक्विवेलेंट होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। 5√2, आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे बच्चे 10 दे रखी है, 10√2 का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे हमने इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। इम्पिडेंस की वैल्यू आप XL का स्क्वायर और R का स्क्वायर करके करोगे। ओमेगा एल आपके 2 पाई फ्रीक्वेंसी L, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। XL आपके यहाँ पे XL और डायरेक्टली आपके एक तो XL है और साथ में आपका R का स्क्वायर है। अब IRMS में वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू 1/√2। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवाया ही है, तो आगे की वीडियो में देखो तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि एक कैपेसिटर है जो कि पहले चार्ज हो रहा है फुल्ली with potential difference V0 के साथ, they are disconnected from the battery, the charge capacitor is connected across an inductor। इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे L दे रखी है। if T is 25% of initial energy of the capacitor transfer to inductor the value of T। पहले आपका यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है आपके यहाँ पे बैटरी के साथ। अब देखो, कैपेसिटर में अगर आप चार्ज देखो तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हम लोग लेट कर लेंगे। एक
एक प्लेट आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर इनिशियल एनर्जी में यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, सो ये आपके क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ सी के इक्वल होगी। फिर इन्होंने ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपका कैपेसिटर, अब मैं यहाँ पे इसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करती हूँ और इंडक्टर से कनेक्ट करने के बाद 25% जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो आपका इंडक्टर ले लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूं अक्रॉस योर कैपेसिटर, जो कि आपकी रिमेनिंग एनर्जी बचेगी, 100 माइनस में 25 करोगे तो आपका 75 आएगा। तो 75% एनर्जी इसके पास बचेगी। 75% ऑफ एनर्जी आपका यहाँ पे जस्ट आप देखो चार्ज की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी ना, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो हम लोग लेट कर लेंगे क्यू नॉट और यहाँ से माइनस क्यू नॉट, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये आपका यहाँ पे लाए होगा। अब देखो 75% है, 75% क्यू नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ सी इसके इक्विवेलेंट आएगा। अब एक काम करते हैं कि आपकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो आपका 75%, इसको सॉल्व करेंगे 75/100 क्यू नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ सी, यहाँ से आपका 3/4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ सी के में अगर इनिशियल के हमेशा यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब देखो जो चीज़ें कट रही है उसको काट दो, तो क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आपका क्यू स्क्वायर यहाँ पे बच गया, क्यू स्क्वायर का उधर मैं करूंगी तो क्यू नॉट का स्क्वायर था तो ये क्यू नॉट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 3/4 है, ठीक है। तो आपका √3/2 इसके इक्विवेलेंट आपके यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हमें पता है कि एक इक्वेशन बचे, आप लोगों ने पढ़ा होगा Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका इवन डेरिवेशन भी किया होगा, हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इनिशियली आपका यहाँ पे जस्ट √3/2 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट दिया है इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी दे रखा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस 3/2, कॉस √3/2 आपके जस्ट कॉस 30 के इक्वल होगा। कॉस 30 को π/6 लिखोगे। अब 30 डिग्री को π/6 में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए कि 30 डिग्री डिवाइडेड बाय π/6, 6 से मतलब अगर हम 30 डिग्री को पाई के फॉर्मेट में कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका यहाँ पे 6, तो π/6 के इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ पे आपका कॉस दे रखा था और ओमेगा टी दे रखा था, कॉस से कॉस चीज कैंसिल हो गई, ओमेगा टी अब आपके यहाँ पे वैल्यू दे रखे दैट इज इक्वल्स टू योर π/6। अब क्वेश्चन में देखोगे तो क्योंकि इन्होंने 2 के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दे रखा है, तो अब देखो ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पे 1/√LC ले लूंगी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल टी π/6, हमें स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी थी, तो √LC π/6 इसके इक्विवेलेंट होगा। सो π/6 √LC, π/6 √LC मतलब सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग अ वेरिएबल, इसमें वेरिएबल है AC का, इन लोगों ने वेरिएबल लिया हुआ है। वोल्टेज सोर्स द मैक्सिमम करंट मेजर इन LCR सर्किट इज 15 मिली एम्पियर फॉर द 5 साइन। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है, दैट इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपके 5 जो वैल्यू है वो V नॉट की है। द वैल्यू ऑफ L एंड R द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज यूज। हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो देखो C की वैल्यू निकालने से पहले हम ये चेकआउट कर लेते हैं कहीं ये वाली कंडीशन रेजोनेंस तो नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस हुई तो आपका ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा और नहीं हुई तो थोड़ा सा लेंदी होगा। सबसे पहले अब मैं रेजोनेंस की कंडीशन को ही यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करूंगी, तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं। दैट इज हमको पता है कि IRMS आपके इक्विवेलेंट होता है VRMS बाय Z के इक्विवेलेंट होता है। अब देखो VRMS बाय Z है ना, अब VRMS को हम लोग लिख सकते हैं V नॉट बाय √2 और साथ में Z है ही और यहाँ पे IRMS। अब अगर आप देखो Z को एक साइड कर दो और आप यहाँ पे लिखोगे तो V नॉट बाय √2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे IRMS हो जाएगा I नॉट बाय √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। V नॉट आपकी वैल्यू गिवन है 5 और मैक्सिमम करंट इन्होंने 50 मिली एम्पियर लिया है, 10⁻⁻3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट करोगे ना तो 100 -2 है, ऊपर जा करके 100 हो जाएगा। इम्पीडेंस की वैल्यू आपकी आती है 100 ओम। तो देख रहे हो इम्पीडेंस आपके जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो आपको रेसिस्टेंस गिवन है इन लोगों ने 100 ओम, तो इम्पीडेंस जब आपका रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाता है तो यही केस आपका रेजोनेंस का बन जाएगा। अब रेजोनेंस के केस में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, XL इज इक्वल टू XC ले लेंगे, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका C का वैल्यू आ जाएगा 1/ω²L, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी मेंशन है, 100t है ना, 100t में जो 100 देखो ओमेगा t इज इक्वल्स टू 100t, t से t कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 100, 1 2 3 4 इसके इक्विवेलेंट होगी और यहाँ पे आपके L की वैल्यू दे रखी है। L आपका यहाँ पे एक इंडक्टर है ना, L की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो L की वैल्यू यहाँ पे 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर डायरेक्टली बनेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर योर कैपेसिटर। कैपेसिटर की वैल्यू आपके
माइक्रो फेराडे है ना, माइक्रो फेराडे में ये आ रहा होगा, लेकिन इन्होंने माइक्रो नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो फेराडे में आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक इंडक्टर है हमारे पास जो कि आपकी एनर्जी स्टोर करता है, 16 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेसिपेटेड इतना वॉट ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यू टू रेसिस्टेंस व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्लो, द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेसिस्टेंस। अब देखो नाम में ही हमें प्रॉब्लम होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग एक्सएल को कहते हैं और रेसिस्टेंस हम लोग आर को कहते हैं। सो एक्सएल बाय आर के इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। अब एक्सएल की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं तो एक्सएल आपके ओमेगा एल बाय आर के इक्विवेलेंट होता है। ओमेगा एल आपके 2 पाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय आर के इक्विवेलेंट होता है। सबसे पहले हम लोग एक्सएल की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो देखो 2 पाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एल दे रखा है। अब एल तो मेरे को पता नहीं है क्वेश्चन में है क्या, लेकिन मेरे को एनर्जी पता है आपके इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हाफ एल आई का स्क्वायर, यहाँ पे 16 जूल, दैट इज आपका 2 है। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, एल की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी। करंट की वैल्यू यहाँ पे 2 2 जा 4 होती है, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दोगे 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आपके 8 की इक्वल होगी। एल की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी, हाफ मल्टीप्लाई बाय 8। करंट आपका यहाँ पे 2 2 जा 4 के इक्वल हो जाएगा, 2 है और 2 है, 8 2 जा 16, ठीक है। तो यहाँ से मतलब एल की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। तो एल की भी वैल्यू अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो एल की वैल्यू तो 8 आ गई। तो यहाँ पे आपका आंसर, मतलब मैं ये चेक कर रही थी कि एनर्जी सेम है कि नहीं, एल की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाती है। अब देखो ओमेगा एल है 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई ले लेंगे, 3.14 ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी आपका 15 है और यहाँ पे एल दे रखा है। आर की वैल्यू इन लोगों ने क्वेश्चन में दे रखी होगी, 32 वॉट नहीं दी है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो हमें पावर दे रखा है, पावर के साथ करंट दे रखा है, तो हम पावर का ही फॉर्मूला लगाएंगे कि पावर आपके आई स्क्वायर आर के इक्विवेलेंट होता है। आर की वैल्यू चाहिए, दैट इज पावर बाय आई स्क्वायर। पावर आपके यहाँ पे इक्वल है 32, करंट आपका यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको कैंसिल करोगे 4 8 जाए, ये भी आपका 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6.28 मल्टीप्लाई बाय 50, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 to 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 to 10, 14 आएगा, 1 कैरी करोगे 3140, ठीक है, 31400, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 314। तो ये आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे करंट से रिलेटेड ही दे रखा है कि देखो हमें इलेक्ट्रिकल करंट दे रखा है इन द सर्किट, I इज इक्वल टू आई नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, द RMS करंट फॉर द पीरियड ऑफ स्मॉल टाइम पीरियड। हमें RMS करंट निकालना है इस टाइम पीरियड के लिए। तो हम लोग अगर देखो RMS करंट निकालना है, लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली RMS करंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है ना वो आपके वेरिएबल करंट की वैल्यू ले रही है। अब IRMS है ना, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम सबसे पहले आई एवरेज निकालेंगे। आई एवरेज के ऊपर बार लगाएंगे। आई एवरेज आपको पता होगा कि आई नॉट का स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय आपका जो भी लिमिटेशन है वो लेंगे और डी टी के साथ ले लेंगे। अब देखो आई की वैल्यू जो आपको यहाँ पे गिवन है ना, वही आपकी आई की वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे। सो आई नॉट दैट इज स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है, साथ में यहाँ पे डी टी करना है, इसके साथ आपको यहाँ पे डी टी आ जाए। कॉन्स्टेंट चीज है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो दैट इज आई नॉट बाई टी का स्क्वायर, ये आपका कॉमन आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन करूंगे और डिवाइडेड बाई ये जो टी है इसकी लिमिट इन लोगों ने पहले कही थी 0 से लेकर के आपको टी तक लेनी है, तो मैं लिमिट दोनों की ही 0 से टी तक ले लेती हूँ, डिवाइड कर दूंगी इसको टी के साथ, ये इक्वेशन बन जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं अब इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ 0 से लेकर के कैपिटल टी तक, आई नॉट स्क्वायर बाय आपका यहाँ पे टी स्क्वायर दे रखा है, और ये आपका जो नीचे वाला टी है उसको ऊपर करोगे तो ये आपका टी बन जाएगा। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू 0 से लेकर के कैपिटल टी के बीच में लाई करेगी, दैट इज आई नॉट का स्क्वायर बाय टी का क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 वाली चीज तो ऐसे की ऐसी रहेगी, और आपका जो टी क्यूब है वो अगर आप ऊपर से एक्सचेंज करो तो ये टी क्यूब बन जाएगा, क्योंकि लिमिट लूंगी ना, तो टी का तो टी क्यूब हो गया और 0 का तो कुछ होगा नहीं, टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाली है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे IRMS वैल्यू। तो आपकी जो भी यहाँ पे वैल्यू आई है आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, इसका रूट ले लोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे बन करके रेडी हो जाएगी, दैट इज 3 है ना, 3 है, और ये आई नॉट बाय रूट 3, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा वो था, मतलब आपको फॉर्मूला एवरेज का पता होना चाहिए, तो ईजिली आप यहाँ पे कर लोगे, और इंटीग्रेशन भी काफी ईजी है इस क्वेश्चन
क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट, आपको वोल्टेज VRMS दे रखा है। जब भी सिंपल एक वोल्टेज दिया हो तो ध्यान रखना वो आपका रूट मीन स्क्वायर वाली वैल्यू होती है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी दे रखी है, पावर फैक्टर आपको ये गिवन है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो पावर फैक्टर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos फाई से हम पावर फैक्टर को डिनोट कर रहे होते हैं। पावर फैक्टर की वैल्यू देखो किसी भी ग्राफ में cos फाई आपके इक्विवेलेंट हो जाता है। ऐसे करके अगर देखो ग्राफ की मैं बात करूँ तो आपका ग्राफ मतलब ये होता है कि आपके तीनों एक्सिस ही परपेंडिकुलरली लाई कर रहे होते हैं। जैसे आपका आर हो गया, फिर आपका यहाँ पे एक्सएल हो गया और यहाँ पे एक्सी हो गया, मतलब तीनों ही परपेंडिकुलरली लाई करेंगे। और ग्राफ की वैल्यू हो जाएगी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में इम्पिडेंस मैं यहाँ पे ले लूंगी। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज cos फाई की वैल्यू निकालनी है। सो रेसिस्टेंस हमें दे रखा है 60, ठीक है, और z हमें इम्पिडेंस दिया ही नहीं है, इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लेंगे, रूट लगाएंगे 6 का स्क्वायर दैट इज एक्सएल माइनस में एक्सी, 150 माइनस में आप 70 करोगे, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 6 36 और यहाँ पे 6 6 36, 150 माइनस में 70 80 के इक्वल होगा। 80 से करोगे 6400, ये चीज़ आपकी इक्विवेलेंट हो जाएगी। 64 देखो 0 0 64 आपके 10 के इक्वल होगा, यहाँ पे 4 और 6 6 और 4 अगेन 10 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 100। सो 60 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0.6 आपका इसका आंसर बैठ रहा होगा फॉर योर cos फाई वैल्यू। अब इन लोगों ने क्या दे रखा है, द पावर फैक्टर इज अल्फा बाई 10, ठीक है, यानी 6/10। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू तो 6 आएगी। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन होगा, दैट इज आपका थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाद में मैंने यहाँ पे आंसर की भी आपकी अटैच की है, तो आप इजिली आंसर की भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप बच्चे आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आपके रे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। रे ऑप्टिक्स के PYQ जितने भी है वो लगाएंगे। इस PYQ सीरीज को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेंस में जो कि आपके हर साल जो है वो लोग पूछते ही हैं। तब तक के लिए बाय बाय।